आज देश के कुछ किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। कहने को तो यह भारत बंद था, लेकिन दिन भर बंद की जो तस्वीरें आईं, उनमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के इलाकों के आसपास से आई थी। राजनीतिक दलों से जुड़े किसान संगठन ही इस बंद में सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दिए। इस भारत बंद को देखकर मन में आज ये सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई आज के जमाने में कोई भारत को बंद करवा सकता है? तो ये भारत बंद, ये क्या आइडिया है, और ये जब आइडिया आया था लोगों को, ये किस मकसद से इसे इम्प्लीमेंट किया गया था और आज ये कहां तक पहुंच गया है? जिस भारत को कोरोना वायरस बंद नहीं करवा पाया, उसे क्या कुछ राजनीतिक संगठन या कुछ नेता अब बंद करा सकते हैं? किसी भी लोकतंत्र में बंद विरोध का एक तरीका होता है। आपको याद होगा 70, 80 और 90 के दशक तक ऐसे भारत बंद अक्सर कामयाब भी हुआ करते थे, क्योंकि उनके पीछे कोई बड़ा मुद्दा होता था, उनके पीछे जनता की ताकत होती थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में आम जनता भी इस बंद का समर्थन करती थी और आम जनता दिल से इस मुहिम के साथ जुड़ जाया करती थी, क्योंकि इसमें जो मुद्दे होते थे वो आम जनता से जुड़े हुए होते थे। खास बात यह है कि जब ये भारत बंद सफल होते थे, उस समय ना तो इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया था और ना ही आज के वो सारे टूल्स थे जिसके जरिए आजकल भीड़ जुटाई जाती है। यानी उस समय की जो भीड़ होती थी या जो भारत बंद होता था, वो ऑर्गेनिक होता था, असली होता था। आज जो भारत बंद होता है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर होता है, हैशटैग पर होता है, और ऐसे भारत बंद की जो मुहिम होती है, कॉल दी जाती हैं, ये नकली होती हैं। इसलिए आज 2020 के भारत में हम इस पर चर्चा करेंगे कि आज के जमाने में भारत बंद वाली राजनीति अब क्या घिसी पिटी और पुरानी हो चुकी है। अब समय बदल चुका है। बंद के इस कॉन्सेप्ट को आज का भारत नकार चुका है और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में हुए ज्यादातर भारत बंद कभी भी सफल नहीं हो पाए। वैसे भी आज के डिजिटल युग में भारत को बंद करना लगभग असंभव हो चुका है, क्योंकि अगर बाजार बंद हो भी गए तो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शॉपिंग चलती रहेगी। ऑफिसेज बंद होते हैं तो वर्क फ्रॉम होम चलता रहता है। और अब कोरोना वायरस के इस दौर में हमें नई नई चीजें सीखने को मिली हैं। अब भारत अगर बंद हो भी गया, सड़कों पर अगर एक भी गाड़ी ना भी निकले, तो भी भारत के लोग अपने घरों में बैठकर सब काम करते रहेंगे। इसलिए अब डिजिटल भारत कभी बंद हो ही नहीं सकता। अब भारत ऐसा देश बन गया है जो 24 घंटे काम करेगा और किसी एक नेता या संगठन के कहने पर भी ये भारत अब कभी रुकेगा नहीं। हड़ताल, बंद और चक्का जाम, ये विरोध के सुपरहिट तरीके तो हैं, लेकिन ये नकारात्मक तरीके हैं और अब ये तरीके भी बहुत घिसे पिटे और पुराने हो चुके हैं। इसलिए आजकल के नेताओं को अब विरोध के नए तरीके खोजने पड़ेंगे। अब भारत बंद से, विरोध प्रदर्शनों से, धरने से, प्रदर्शन से काम नहीं चलने वाला। चक्का जाम करने से, रेल रोक देने से अब कुछ नहीं होने वाला। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार बहुत जरूरी है और यह सबको मिलना चाहिए, लेकिन इसका तरीका पॉजिटिव होना चाहिए। अहिंसा का महात्मा गांधी का विचार सकारात्मक विरोध का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। जापान में जब हड़ताल होती है तो उत्पादन को और बढ़ा दिया जाता है, जिससे जरूरत से ज्यादा सामान वहां जमा होने लगता है। केंद्र सरकार ने कृषि के बारे में जो 3 विधेयक पास करवाए हैं, उन्हें लेकर किसानों के बीच कुछ संदेह हो सकते हैं, लेकिन यह बात भी सही है कि देश में कृषि का मौजूदा सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ी है, लेकिन कृषि की लागत उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। कोई व्यापारी अपना सामान देश में जहां चाहे वहां बेच सकता है, लेकिन किसान ऐसा नहीं कर सकता। तो इस सिस्टम में बदलाव का तरीका क्या है, और अगर बदलाव कर दिया तो इसमें नुकसान क्या है? क्या किसानों के नाम पर भारत बंद करवाने वालों को इससे वो समस्या के हल के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं बताना चाहिए? यानी जो लोग भारत बंद करवा रहे हैं, क्या उनके पास इस समस्या का कोई और बेहतर विकल्प है, और अगर है तो वो बताते क्यों नहीं? भारत बंद के इस प्रदर्शन में ऐसे कई लोग थे आज जिन्हें यह ही नहीं पता था कि वो किस बात का विरोध करने के लिए आए हैं। कई जगह प्रदर्शनों के कारण जरूरी सेवाओं में भी रुकावट आई। अंबाला की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अंबाला में चक्का जाम के कारण लद्दाख जा रहा हमारे देश के सैनिकों का काफिला घंटों तक फंसा रहा। ये तस्वीरें देखिए। किसान संगठनों ने यहां
दिल्ली अमृतसर हाईवे को बंद कर दिया। और हमें पूरा विश्वास है कि चक्का जाम करने वाले अगर असली किसान होते तो सेना की गाड़ियों को तो कभी नहीं रोकते। यानी आज इस देश में हालत ये आ गई है कि प्रदर्शन करने वाले, अपने आप को किसान बताने वाले इन लोगों ने हमारी सेना के काफिले को भी छोड़ा नहीं और उन्हें भी घंटों तक रुकने पर मजबूर कर दिया। सेना का वो काफिला जो लद्दाख में जा रहा है, देश की रक्षा करने के लिए जा रहा है। इसलिए आज सबसे पहले आप सबका ध्यान इन तस्वीरों की तरफ मैं दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन माना जाएगा। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। ये तस्वीरें आज आपके अंतर्मन को हिला देने वाली तस्वीरें हैं। भारत बंद का प्रदर्शन चल रहा है और सेना के काफिले को रोक कर रखा गया है। कह दिया गया कि आपको भी नहीं जाने देंगे। इस देश की स्थिति अब ये आ गई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में किसानों ने नेशनल हाईवे 730 पर आज धरना दिया। इसके कारण यहां दिन भर जाम लगा रहा। यहां पर मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस भी घंटों तक फंसी रही। अब बेंगलुरु की तस्वीर देखिए। बेंगलुरु में आज कृषि बिल के विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई, लेकिन आयोजकों ने जो तख्तियां तैयार करवाई थीं उसमें क्लाइमेट चेंज की बातें लिखी थी। यानी कहीं कम्युनिकेशन गैप हो गया। प्रदर्शन हो रहा था किसानों को लेकर और जो तख्तियां आई वो क्लाइमेट चेंज की आ गई। काफी देर तक इंतजार के बाद भी इस विरोध प्रदर्शन में बहुत थोड़े से लोग जमा हुए। मुश्किल से 10 से 20 लोग ही पहुंचे और जो आए वो भी किसान नहीं थे और उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो किस बात का विरोध करने के लिए यहां पर आए हैं। ये देखिए। इसका विरोध कर रहे हैं क्यों? हाँ, फार्मर्स का जस्टिस यही होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट उनका लैंड ना ले। अब उत्तर प्रदेश के बलिया की तस्वीर देखिए, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कृषि बिल के विरोध में जिला अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। लेकिन जब हमने उनसे ये पूछा कि इस कानून में ऐसा क्या है जिससे किसानों को नुकसान होगा, तो क्या जवाब मिला, आज आप सबको ये भी सुनना चाहिए। किसान विरोधी क्या बिल क्या है? अभी जो विधेयक पारित हुआ। अरे अभी जो आप पत्रकार हैं, हमसे आप पूछ रहे हैं, ये हमसे बिल में ऐसी क्या चीज है, क्या ऐसी चीज इसमें है कि आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? इसमें खेती हमारी सीधे खेती चौपट हो जाएगी। सीधे अन्य लोगों, बिचौलियों लोगों का लाभ होगा और किसान उसका विरोध, किसान बिल्कुल टूट जाएंगे। ये इस वजह से पूरा देश इस बिल का विरोध कर रहा है। तो ये बिल असल में बिचौलियों को हटाने के लिए है और ये कह रहे हैं कि इस बिल से बिचौलियों को बहुत मदद मिलेगी। अब हरियाणा के कैथल में विरोध मार्च करने आए लोगों से हमने ये जानने की कोशिश की कि वो किस बात का विरोध कर रहे हैं और ज्यादातर लोगों को इस विरोध के मुद्दे के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। ज़्यादा जानकारी तो नहीं ली, लेकिन है किसान विरोधी, इसलिए इतने प्रदर्शन हो रहे हैं और हमने उसका समर्थन दे रखा है। किसान की जमीन खरीदने की साजिश रची जा रही है। मतलब वही तो प्लान बनाया गया, नहीं किसान को बर्बाद करने के लिए बनाया गया। जानकारी तीनों अध्यादेश किसान विरोधी हैं जो इनने बनाए हैं। सिस्टम एक भंडारण का हो गया, जैसे भंडारण एक आम आदमी नहीं कर सकता है, पूंजीपति करेंगे बड़े बड़े। और दूसरा अध्यादेश है कौन सा नरेंद्र? अब दिल्ली से लगे नोएडा बॉर्डर पर किसान संगठनों का चक्का जाम देखिए। यहां भी जो लोग विरोध करने आए उनमें से कई को यह पता ही नहीं था कि विरोध हो किस बात का रहा है। काला कानून मोदी जी लेके आए, किसान विरोधी कानून है, उसके काला कानून है। क्यों कानून है? एमएसपी है, उसको
कानून के अंदर नहीं लेके आ रही है और उसको जो कानून है उसको थोपना चाहती है पब्लिक के ऊपर। जो भाई ने बोला वही बात को लेकर हमारा विरोध है। आपको पता है कि इस कानून में क्या है? इस कानून किसानों से बिल है जिसको लेकर विरोध है आपका, आप किस बात को लेकर विरोध है? बताइए आप। ये जो MSP का विरोध आया है, इसे लेकर MSP के उसे लेकर क्या MSP को लेकर? MSP को जो कोई रेट साबित करे कि हमारा प्रति रेट ये है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जब तक सरकार अपने जो 3 अध्याय दिए हैं उनको वापस नहीं लेगी, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ये जो बजट बनाया गया है ये किसान विरोध बजट है, इसलिए इनके विपक्ष में जा रही है सब भारतीय किसान यूनियन, सब किसानों की सब विपक्ष में जा रहे हैं। समझ में आया है क्या कानून बना है? अभी कोई समझ में नहीं आया, मगर थोड़ा सा ऐसा समझ में आ रहा है कि हाँ ये किसान विरोधी है। किसान विरोधी। इनमें से ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता कि MSP को बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आज दिन में किसानों के प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। इस प्रदर्शन में किसान तो नहीं आए, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के लोग जरूर पहुंचे। आज शुक्रवार का दिन था तो उन्होंने भी हाईवे पर ही नमाज पढ़ी और फिर वहां से चले गए। आज हम आपको 2 बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कुछ दिखाकर। पहली बात तो ये है कि आजकल के जो धरने प्रदर्शन होते हैं ये नकली धरने प्रदर्शन होते हैं। इनमें असली किसान नहीं होते, इसमें असली मजदूर नहीं होते। जिन लोगों पर बीत रही होती है वो लोग यहाँ पर नहीं होते। ये सिर्फ नेताओं द्वारा करवाए जाते हैं। नेता छोटी मोटी भीड़ इकट्ठी करते हैं और ये सारे प्रदर्शन जो हैं ये कैमरों के लिए होते हैं, ये मीडिया के लिए होते हैं। कैमरों के सामने कुछ घंटे का प्रदर्शन किया जाता है, मीडिया वाले तस्वीरें ले लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद ये सारे लोग घर चले जाते हैं। किसी को किसानों के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। आज यही सब कुछ हुआ और ज्यादातर धरने प्रदर्शन आजकल हमारे देश में या तो इस तरीके के होते हैं जो नकली होते हैं या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पर हैशटैग के जरिए करवाए जाते हैं। इसलिए अब असली धरने प्रदर्शन, असली विरोध प्रदर्शन आपको देखने को नहीं मिलते। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसके बाद कभी आपको भारत बंद का कोई नारा सुनने को मिले, कोई कॉल देने की कोशिश करे, तो आप यह समझ लीजिएगा कि आज का डिजिटल भारत अब बंद हो ही नहीं सकता। अब वो जमाने चले गए जब भारत बंद इस तरीके से हो जाया करता था। इसलिए अब सब कुछ जब बदल चुका है और कोरोना वायरस के बाद तो तमाम चीजें बदल गई हमारे आसपास। हम कैसे पढ़ाई करते हैं, हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे बाजार जाते हैं, सब कुछ बदल चुका है। कैसे खरीदारी करते हैं, तो फिर राजनीति को भी बदलना होगा। एक तरफ किसानों के नाम पर यह राजनीति है और दूसरी तरफ असली जो किसान हैं जिन्हें इस तरह के प्रदर्शनों के लिए शायद फुर्सत ही नहीं है। हमारे देश में जब भी किसानों की बात होती है तो एक गरीब आदमी की कल्पना की जाती है। हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि किसान गरीब होगा, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जो तमाम समस्याओं के बावजूद अपनी खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी चीजों में, ऐसी राजनीति में समय बर्बाद नहीं करते। आज एक ऐसे ही किसान से आपको मिलवाते हैं। गुजरात के राजकोट में रहने वाले रमेश भाई रूपारेलिया ने सिर्फ 7वीं क्लास तक पढ़ाई की है, लेकिन उन्होंने ऑर्गेनिक खेती और डेयरी का कारोबार शुरू किया। आज वो दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में अपना सामान बेचते हैं। रमेश भाई ने 14 साल पहले गोबर और गौमूत्र की सहायता से ये खेती शुरू की थी। उस जमाने में स्मार्टफोन नहीं थे, लेकिन जब स्मार्टफोन आया तो उन्होंने अपना खुद का ऐप बनवा लिया। आज इसी ऐप पर लोग उन्हें ऑर्डर करते हैं और वो सीधे अपना सामान ऐप के जरिए खरीदार तक पहुंचा देते हैं। रमेश भाई को कई पुरस्कार मिल चुके हैं और आज जब राजनीतिक दलों के चक्कर में फंसकर कुछ किसान धरने प्रदर्शनों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तभी रमेश भाई जैसे कई किसान अपनी सूझबूझ से एक मिसाल बन रहे हैं। मैं बहुत समय से सोच रहा था कि किसान को उसके फार्म पे लाइसेंस मिले, एक्सपोर्ट के, इंपोर्ट के, प्रोसेसिंग यूनिट के, FSSAI के, हाई कोर्ट के सारे लाइसेंस जब उसके फार्म पे अवेलेबल हो जाएगा, किसान सीधा प्रोड्यूसर बन जाएगा, बाय प्रोडक्ट बनाएगा और डायरेक्ट मार्केटिंग करेगा, तो बीच वाले लोग जो है उसकी नफाखोरी कम हो जाएगी। उसमें कहीं ना कहीं उसको दिक्कत हो रही है, जो बाहरी ताकतों को नुकसान हो रहा है, तो ये इनके कारण ये सब आंदोलन हो रहे हैं, किसानों के हित में नहीं हो रहे हैं। मैं आज सभी देश के किसानों को जी न्यूज के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि किसान यदि चाहे
तो बहुत ही बड़ा काम कर सकता है। मैं फॉर एग्जांपल हमारा उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे परिवार में हम 9 लोग हैं, 9 में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है और हम लोग आज 20 साल से बिना केमिकल से खेती कर रहे हैं और 123 देश में ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाई है जो विश्व की वैदिक गोपालन और कृषि परंपरा के बारे में विश्व की एक ही ऐप है और वो 12 भाषा में है। भारत की जो किसानी और गाय से जुड़ी जितनी भी भाषा है उन सबको हमने कवर किया है। कभी कैमरा कोई चैनल का हमारे तक नहीं पहुंचा है। मैं आज सुधीर चौधरी और जी न्यूज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और उनको अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि ऐसे किसान जो धरातल पे काम करने वाले किसान तक आज जी न्यूज पहुंचा है, उसके लिए मैं हर कदम उसके साथ हूं। आप सब भी जानते हैं इस वक्त पूरे देश का मीडिया सिर्फ बॉलीवुड को कवर कर रहा है। बॉलीवुड में कौन कौन कलाकार ड्रग्स लेते हैं, सिर्फ उसकी बातचीत आजकल चल रही है। लेकिन हमारे देश में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, बहुत कुछ खराब भी हो रहा है, जिसके बारे में देश को जानना चाहिए। अभी हमने जिनसे आपकी मुलाकात कराई ये किसान हैं और इन्होंने जो चुनौती इनके सामने थी, जो मुश्किलें इनके सामने थी, उन मुश्किलों को इन्होंने आसान कर लिया अपनी सूझबूझ से और 7वीं कक्षा तक ही ये पढ़े हैं, लेकिन आज अपनी ऐप खुद की चलाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि देश भर के जो किसान हैं या जो लोग किसान नहीं भी हैं, जो अपना छोटा मोटा कारोबार भी करते हैं, उन्हें रमेश भाई से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे देश में कई तरह के किसान पाए जाते हैं। एक वो हैं जो असली किसान हैं, दूसरे वो हैं जो किसान होने की एक्टिंग करते हैं। 70 साल से लाल किले से किसी भी प्रधानमंत्री का भाषण बिना किसानों की बात के कभी पूरा नहीं होता, लेकिन किसानों की बात कभी नारों से और भाषणों से आगे भी नहीं बढ़ पाती। और यही कारण है कि जब किसान हमारे राजनीति के एजेंडा में इतने ऊपर हैं, जब हर भाषण में किसानों की बात होती है, हमारे देश के ज्यादातर नेता अपने आप को किसान नेता कहते हैं, ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां अपने आप को किसानों की पार्टी कहती हैं, उसके बावजूद भी ऐसा कैसे हो सकता है कि ये नेता तो अमीर बनते चले गए, ये पॉलिटिकल पार्टियां लगातार अपनी संपत्ति बढ़ाती चली गई, लगातार मजबूत होती चली गई। किसानों के नाम पर जो नेता और पार्टियां बनी वो सब मजबूत हो गई, लेकिन किसान कभी मजबूत नहीं हुआ। किसान वहीं का वहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कहीं कोई खोट है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 52% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। 52%, यानी आधे से ज्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं इस देश में। इन 52% किसानों की मेहनत के बाद भी जीडीपी में इन लोगों का योगदान सिर्फ 17% है। यानी सोचिए, इस देश के 52% लोग मिलकर सिर्फ 17% योगदान दे रहे हैं देश की जीडीपी में। हमारे देश की संसद में 38% सांसद ऐसे हैं जो खुद को किसान बताते हैं, यानी हर 3 में से 1 सांसद किसान है। खुद को किसान बताने वाले चौधरी चरण सिंह और HD देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कई राजनीतिक दल हैं जो खास तौर पर किसानों की ही राजनीति करते हैं। इनमें शरद पवार शामिल हैं, उनकी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, बादल परिवार की अकाली दल है, मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी है, अजीत सिंह की लोकदल प्रमुख कुछ पार्टियां हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे उत्तर भारत, दक्षिण भारत में कुल मिलाकर बहुत सारी पार्टियां आपको मिलेंगी जो ये कहती हैं कि हम किसानों की पार्टियां हैं, जिनकी उत्पत्ति किसानों की समस्याओं के आधार पर ही हुई है। उनके नेता आज भी ये कहते हैं कि हम किसानों की राजनीति करते हैं, हम किसानों के नेता हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, ये पार्टियां तो बढ़ती चली गई, लोग प्रधानमंत्री तक बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, लोगों ने बड़े बड़े बंगले बना लिए, विदेशी गाड़ियों में घूमते हैं, विदेशों में प्रॉपर्टी ले लेते हैं। हजारों करोड़ की संपत्ति आज उन लोगों के पास है, लेकिन जिन किसानों की राजनीति करके यहां तक पहुंचे हैं, उन किसानों को वहीं के वहीं छोड़ दिया। जो हाल राजनीति के किसानों का है, कुछ वैसा ही हाल हमारे फिल्मी किसानों का भी है। इन फिल्मी किसानों के लिए भी खेती अपना फायदा निकालने का माध्यम है और अपनी छवि सुधारने के लिए बहुत सारे लोग अपने आप को किसान बनाते हैं, अपने वीडियोस डालते रहते हैं। एक्टिंग वाले किसानों में सबसे नया नाम आजकल सलमान खान का है। इसी साल जुलाई में वो मुंबई के पास अपने फार्म हाउस पर धान रोपते और ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए थे। ये उनका एक पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि लॉकडाउन के कारण फिल्मों की शूटिंग बंद थी और तब उन्होंने अपना एक इस तरह का वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो बता रहे हैं कि मैं आजकल खेती कर रहा हूं।
अमिताभ बच्चन भी खेती की जमीन खरीदने के कारण कई बार खबरों में रह चुके हैं। कुछ साल पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जमीन खरीदी थी। उसके लिए उन्होंने खुद को एक किसान घोषित किया था क्योंकि वो जमीन ग्राम सभा की थी। बाद में विवाद हुआ तो उन्होंने इस जमीन को लौटा दिया। किसानों के नाम पर नकली भारत बंद की बजाय आज विरोध के पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव तरीकों की भी आज बहुत जरूरत है। तो आज आप ये सोचिए कि विरोध सिर्फ नकारात्मक क्यों होना चाहिए? विरोध में सिर्फ तोड़फोड़ क्यों होनी चाहिए? चक्का जाम क्यों होना चाहिए? रेलों को क्यों रोकना चाहिए? बाजारों को बंद क्यों कराना चाहिए? और तोड़फोड़ क्यों होनी चाहिए? क्या विरोध पॉजिटिव नहीं हो सकता? प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता? ऐसा ही एक तरीका ब्रिटेन में रहने वाली एक लड़की ने अपनाया है। 18 साल की इस लड़की का नाम मेरोज क्रेग है और उसने आर्कटिक महासागर की बर्फ में अकेले खड़े होकर एक प्लेकार्ड दिखाया है जिसमें लिखा था यूथ स्ट्राइक ऑन क्लाइमेट। यह विरोध करने का सकारात्मक तरीका है। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही, किसी को परेशान नहीं किया जा रहा, लेकिन यह लड़की अपना एक पॉइंट, अपनी एक विचारधारा और अपना एक विचार पूरी दुनिया के सामने रखने में सक्षम है और बहुत ही सशक्त तरीके से दुनिया के सामने अपना विरोध और अपना संदेश दे रही है। देश के कई नायकों और विचारकों के बारे में इतिहासकारों ने हमेशा पक्षपात किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे ही एक राजनीतिक नायक रहे हैं। आज़ादी के बाद से सिर्फ कुछ चिंतक ही ऐसे थे जिन्होंने पश्चिमी विचारधारा की नकल नहीं की और भारतीय परंपरा को अपनी राजनीतिक सोच बनाई। यह भारतीय परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी सबको साथ लेकर चलने की परंपरा। दीनदयाल उपाध्याय ने इसी सिद्धांत को अपनी सोच में शामिल किया था। आज भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। वर्ष 1916 में वो आज ही के दिन मथुरा में पैदा हुए थे। दीनदयाल उपाध्याय को दो प्रमुख राजनीतिक सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। पहला है एकात्म मानववाद। ये विचारधारा उन्होंने साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद से अलग हटकर तैयार की थी। इसमें व्यक्ति को केंद्र में रखकर विकास की कल्पना की जाती है। दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का राजनीतिक सिद्धांत भी बनाया था। इसके अनुसार समाज के सबसे गरीब और आखिरी व्यक्ति के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सरकारी योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। ये दो बड़ी बातें उन्होंने कही थी और उन्होंने सिखाई थी। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि उनके सिद्धांत क्या थे। अगर आप चाहें तो उनके बारे में और आज रिसर्च आप कर सकते हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज जो पहली खबर हमने आपको किसानों के बारे में बताई, हम जानते हैं किसानों की खबर में कोई टीआरपी नहीं है, हम जानते हैं इसमें ग्लैमर नहीं है, हम ये भी जानते हैं कि आजकल हवा दूसरी तरफ बह रही है। हम जानते हैं कि देश के ज़्यादातर दर्शक सिर्फ बॉलीवुड की बात करना चाहते हैं, ड्रग्स की बात करना चाहते हैं और सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन ही देखना चाहते हैं। अभी वो कुछ और देखने के मूड में शायद नहीं है। लेकिन जैसा हम हमेशा आपसे कहते हैं, ये एक रिस्क है, जोखिम है जो हम पत्रकारिता के लिए उठा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि देश के सामने अभी बहुत बड़े बड़े विषय हैं, देश को बदलने की ज़रूरत है और इसलिए हम अपनी ये कोशिश लगातार करते भी रहे हैं और आगे भी आपके लिए करते रहेंगे। आज की ये कोशिश किसानों के लिए थी, आज की ये कोशिश उन लोगों के लिए थी जो नकली विरोध प्रदर्शन करते हैं, नकली बंद करते हैं, और आज की ये कोशिश राजनीति को बदलने की एक छोटी सी कोशिश थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.